हमने हेल्थ से स्टार्ट करना है ना, हेल्थ तो फैमिली एंड वेलफेयर। तो हेल्थ भी किसके अंदर आएगा? देखो हेल्थ इंफ्रा के बात होगी यहाँ पे, हेल्थ इंफ्रा। अब जो हेल्थ एंड वेलफेयर वाला है ना, देखो इसमें मैंने क्या बात की थी आपसे कि एक तो एक किसको पार्ट है, ये पहले है ये इंफ्रा वाला है ना, कभी इंफ्रा में क्वेश्चन आ जाता है। और नेक्स्ट आता है कि अलग से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना, कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट कर क्या रही है, और हेल्थ की कोई स्पेसिफिक कोई स्कीम होगी, स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो और एक चीज क्या है कि अभी आज की डेट से धीरे धीरे क्या है, हिमाचल एक डेस्टिनेशन बनती जा रही है किसके लिए? हेल्थ टूरिज्म, है ना। और हेल्थ टूरिज्म को किस कैसे देखते हैं हम? पार्ट ऑफ इंडस्ट्री भी देखते हैं इसको, टूरिज्म के हिसाब से भी देखते हैं इसको। और एक चीज और है हिमाचल में जिसको हम जैसे बोलते हैं आयुष वाला पार्ट है, आयुष वाला जो पार्ट है, तो उसके लिए भी हिमाचल के पास जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो यहाँ की ज्योग्राफी है, वो सारा कुछ इसको लेकर हेल्प करती होती है। तो ये सारा है। तो अब देखो, तो हिमाचल में हॉस्पिटल्स नंबर्स दिए हुए हैं, कितने हॉस्पिटल है ना, 101 है अभी। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 99 है, और पीएचसी है 576 हो गया। और एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरी सुना ना आपने, ईएसआई, है ना, जो एम्प्लॉय की अलग से होती है जहाँ पे अपने इंश्योरेंस वगैरह का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो वो भी 16 है। तो वैसे नंबर रखने की जरूरत नहीं है याद, पर फिर भी कोई पता नहीं चलता, पूछ ही लेता है कई बार। अब नेक्स्ट है जी, बहुत सारे प्रोग्राम है सरकार ने जो चला रखे भी हेल्थ के लिए। नेशनल वैक्टन बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसी को ऐसे सर्वे में कोई डेट वगैरह कुछ दे नहीं रखी है। तो इसका टारगेट है कि जब आपको मेंस में आंसर लिखना होगा ना, तो उस टाइम आप लिख सकते हो उसको कि हाँ सरकार ऐसे कुछ कर रही है। और नेक्स्ट है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। जो लेप्रेसी है, पता ना लेप्रेसी क्या होती है? जो चमड़े की रोग होती है। और अब उसके लिए क्या है कि देखो ना, द वाइल द प्रेवलेंस रेट वाज 5.14 95 एंड 96 में, अब कितना रह गया ये? 1.0.18 पर थाउजेंड। देखते हैं कि 1000 के पीछे कितने लोग लेप्रेसी के शिकार है। तो अभी कितना है? बिल्कुल कम हो चुका है। और अभी तक अगर देखेंगे पूरे कितने केसेस हैं यहाँ पे, 93 केसेस है सिर्फ। तो इसको भी इतना बड़ा डाटा नहीं है, बट कहीं भी अगर मेंस में लिखने को आगे तो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, और एक है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो स्टेट हैज रोल्ड आउट इंसेंटिव ऑफ 500 पर पेशेंट टू ऑल टीबी पेशेंट फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट मैंडेट। तो 500 रुपये सरकार देती है। एक एक टर्म है यहाँ पे ना, यह है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। से मतलब क्या हुआ रिवाइज्ड? देखो रिवाइज कब की है ये? वैसे तो बड़ी पुरानी स्कीम है ये। रिवाइज कब से मानी जाती है वैसे, जो पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई थी ये हुई थी 2006 के बाद। 2006 के बाद इसको रिवाइज हुई थी। और जिसमें अगर आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे बोलते ना, क्या देते थे, डॉट्स, डॉट्स ही होते हैं ना, डॉट्स। क्या होती है उसकी फॉर्म? डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, टी से क्या होता है? ट्रीटमेंट, कुछ ऐसा है ना। हाँ शॉर्ट कोर्स, यस। तो ये क्या आता है? एक शॉर्ट कोर्स है ये। तो अब जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उन्हीं के ऑब्जर्वेशन में जाके होती है ना। इसके पीछे बड़ी सारी चीज होती है, क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं कई बार, वो पूरा कोर्स नहीं करते। उससे क्या पैदा हो जाती है? रेसिस्ट हो जाती है ना, रेजिस्टेंस हो जाता है। और अब धीरे धीरे क्या बनने लग गया? मल्टी रेजिस्टेंस भी हो गया, है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको छोटा डोज दिया जा रहा है, अगर एक बार रेसिस्टेंस हो गया फिर बड़ा देना पड़ेगा, फिर और बड़ा देना पड़ेगा, है ना। और एक टाइम ऐसा जाएगा कि खतरे से फिर वापस नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया 2006 के बाद, क्या कर दिया इसको डॉट्स पे ले आए। और ये थी क्या? रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। तो हिमाचल में भी ये अच्छे से, हाँ, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स यही है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो 2006 के बाद दिया। तो इसमें भी कोई ऐसा कोई फैक्ट दिया नहीं हिमाचल के लिए कि क्या हो रहा है, कितना डाटा है, क्या है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ये भी हिमाचल में लागू है, इसका भी आपके लिए ठीक है, कोई याद नहीं करना। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर जैसे मैं आपको कल बता रहा ना, डीपीएसपी का एक पार्ट है, समझ लो। तो फैमिली के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या बेनिफिट मिल रही है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम,
अभी उन्हें, ये भी तो बड़ी पुरानी स्कीम है ना, ये भी चलती रह रही है, पर इसमें आपको ये होता है याद रखना कई बार ना, ये पूछ लेते हैं कई बार कि इसके अंदर कौन कौन से वो है डिजीज है ना, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया ना, तो ये सारी जितनी भी आप एक बार इनको देख लेना, कि कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, ये अब जरूरी है। देखो अब सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम, और इसको और क्या बोला गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना। अब ये क्वेश्चन पता है कैसे, ये क्वेश्चन आया था शायद 2017 में या 18 में, 4 नंबर का डायरेक्ट ही आया था ये आयुष्मान भारत के ऊपर। तो इतनी तरह से तो काम चलेगा नहीं, तो उसको आपको ये माना जाता है कि आपको जीएस के लिए पढ़ोगे इसको। तो आयुष्मान में क्या होगा इसमें कि 5 लाख रुपए दी जाएगी पर फैमिली। तो इसमें किसको टारगेट किया गया, बेसिकली हाउस होल्ड, हाउस होल्ड है ना, एक एक हाउस होल्ड में कितने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, 5। तो कितने हाउस होल्ड इसमें टारगेट किए हुए हैं, 10 लाख, 10 लाख है ना। अगर 10 लाख है, 10 लाख हाउस होल्ड, 1 बिलियन, 10 लाख हाउस होल्ड को इसमें टारगेट किया हुआ है। और एक घर में कितने लोग हैं, 5, कितने हो गया है, 50 लाख। तो करीब करीब 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की इसमें कवर हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। और जो ये आयुष्मान भारत स्कीम है ना, तो ये इसमें अलग से भी एक प्रोविजन है, और जिसमें क्या बोला गया है कि 1500 क्या खोलना है, वेलनेस सेंटर। देखो दोनों ही बात है इसमें, एक तो क्या है इसमें कि 5 लाख रुपए तक की लोगों को समझ लो एक इंश्योरेंस मिल गई, मतलब 10 लाख घर हिंदुस्तान के, और एक घर से कितना मान के चल रहे हैं, 5 लोग। तो इतने लोगों को एक साल के लिए क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगी 5 लाख की। तो ये कौन सी डिजीज हो गई जहां पे जरूरत किसकी पड़ रही है, क्योर करने की, बीमारी को ठीक करने की जहां जरूरत पड़ रही है। तो बीमारी को ठीक करने के लिए तो 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस दे दी। क्या आयुष्मान भारत सिर्फ उसी की बात करता है जहां पे क्योर ही करना है, और क्या प्रिवेंशन की बात भी करता है? तो आंसर है इसका क्या, प्रिवेंशन की बात भी करता है, जिसमें क्या बात बोली गई है, 1500 क्या खुलेंगे, वेलनेस सेंटर, है ना, जहां पे लोग जाते हैं ना प्राइमरी डायग्नोस के लिए, चेकअप के लिए जाते हैं, और वहां को वहीं पे उनको इस तरह की ट्रीटमेंट तो नहीं बोलेगे, उनको इस तरह की प्रिकॉशन रखने के लिए बात होगी, है ना, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा उनको, है ना। तो दोनों पे बात करें यहाँ पे। तो जब जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो ज्यादातर लोगों ने इस पे फोकस किया था, इसी वाले पार्ट पे। बट इसका एक पार्ट कौन सा था, ये साइमल्टेनियसली बात करता है वेलनेस सेंटर की, उस सेंटर्स की। तो 1500 है इसमें, ठीक है ना। अब हिमाचल सरकार की फिर से वही बात है, जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि जैसे जैसे हिमाचल जो भी सेंटर की सरकार स्कीम चलती है, उसके पैरेलली चलती है हिमाचल की। तो हिमाचल ने कौन सी चलाई, हिम केयर। तो हिम केयर ऐसा समझ लो किसका एक स्टेट वर्जन हो गया आयुष्मान भारत का। तो हिम केयर में सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिन लोगों का कार्ड नहीं बना होगा आयुष्मान भारत के अंदर, उसका किसमें बन जाएगा, हिम केयर में, ठीक है ना। तो यही है इसके अंदर भी। तो फैमिली विच आर नॉट कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत, और इसमें भी कितना बेनिफिट मिल गया, 5 लाख का। तो सेम है, तो सेम है, या तो हिम केयर का बेनिफिट ले लो, या तो किसका ले लो, आयुष्मान भारत का ले लो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, तो अब इसी के साथ जैसे आयुष्मान भारत में वेलनेस सेंटर है, वैसे यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ऑल हेल्थ सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैव बीन नोटिफाइड। अब कहने मतलब क्या कि जितने भी हमारे पास सेंटर है ना ऑलरेडी, अब इनको अब हम असल में क्या बोलेगा, इनको अब हम इनको बोलेगा हम वेलनेस सेंटर। तो उनको उनमें वो सारी सुविधा देनी स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज एंड स्ट्रोक्स। तो इसके लिए अलग अलग हेल्प ली जा रही है। स्कीम हैज बीन रनिंग, नेशनल स्ट्रोक प्रोजेक्ट है, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, कैंसर केयर यूनिट है, ई हेल्थ कार्ड बनता है ना। तो ये सारे जितने भी आपकी स्कीम देख लेना क्या है। तो ऐसे कोई इतने डिटेल में कोई आगे नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट है एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। तो एडोलसेंट के लिए क्या है, जो सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है 1 रुपए की कॉस्ट में, जिसके अंदर कितने हो गए, 6 नैपकिन हो गए एक पैकेट के अंदर, है ना। तो ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया है। नेशनल कंट्रोल ऑन एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी है, ठीक है जी। तो अब देखो, अगर आप आंसर देखोगे ना कि गवर्नमेंट क्या करिए हेल्थ के लिए, तो आप क्या देखोगे
दो तरह से काम कर रही है। एक तो क्या कर रही है, इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। दूसरा क्या, स्टेट के अपनी कुछ स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करती है। दो तो हो गई है। और एक जगह क्या बांट लो आप, जितना हम काम करते हैं क्यूरेटिव में, उतना ही किसमें करता है, प्रिवेंटिव में। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। हमारे पास इंफ्रा क्या है, एजुकेशन क्या है, रिसर्च क्या है। तो इस टाइम 6 मेडिकल कॉलेज है हिमाचल में। सबसे पहले आईजीएमसी शिमला में, और राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, टांडा पता है ना, कांगड़ा में। और वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में, और राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी, और वन डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट का एक डेंटल कॉलेज है शिमला में, आर फंक्शनिंग अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वन मेडिकल कॉलेज एंड 4 डेंटल कॉलेज आर इन प्राइवेट सेक्टर। तो इतना हमारा मेन इंफ्रा है। चार, एक मेडिकल कॉलेज है और 4 डेंटल कॉलेज है जो कि किसमें है, प्राइवेट है। अब देखो इसके साथ साथ एक चीज और है, अब कौन सी, आयुर्वेदा वाली। तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और इसको क्या बोलते हैं हम, आयुष। और जैसे सेंटर में भी एक आयुष मिनिस्टर है, ऐसे स्टेट में भी है। आयुष कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1984 में। और आयुष स्टेट पॉलिसी कब की है, 2019 की। तो 2019 की आयुष की स्टेट पॉलिसी है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कितना है, एक है ना, कहाँ पे ये, पपरोला, याद रखने से, कहाँ पे ये, पपरोला में है। और कॉलेज फिर फार्मास्यूटिकल साइंस, रीजनल हॉस्पिटल, या इसको आप इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ पे है। और देखो अब इसमें क्या है कि जो आयुर्वेदा वाले हॉस्पिटल है ना, अब इसके लिए एक दो चीजों की जरूरत हमें और पड़ जाती है। वो पड़ती है किसकी, एक तो सबसे पहले क्या चाहिए मेरे पास, खुद के पास बायोडाइवर्सिटी चाहिए, है ना, प्लांट वगैरह, मेडिसिनल प्लांट, शॉप वगैरह, ये होना चाहिए। और उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कुछ हर्बल गार्डन बनाती है। हर्बल गार्डन बनाती है, जैसे अभी तक हिमाचल में 4 गार्डन है, कहाँ कहाँ पे, एक है नेरी में, इसमें शायद नहीं लिखा होगा इस बार, बाकी आता है नेरी में, नेरी है हमीरपुर में, ठीक है ना। और एक जंगल झलेरा, यह है बिलासपुर में, ऐसा ही है ना, नेरी, जंगल झलेरा, और एक है शिमला में दुमरेड़ा करके कोई जगह है ना, दुमरेड़ा में, और एक है जोगिंदर नगर में। 4 है ये ना। हाँ, तो क्या हो रहा था मैं आपको, 4 यहाँ पे क्या है, हर्बल गार्डन्स। और अब सरकार एक काम और कर रही है, अब नर्सरी भी लगा रही है ना। वैसे वहां पे नर्सरी समझते हो ना, नर्सरी क्या होती है, एक बार वहां पे लगाई, उसके बाद उसको निकालो और जहां जहां लगानी वहां वहां लगाओ। नर्सरी का मतलब क्या होता है कि बड़े, जैसे सब्जियां देखिए ना, सब्जी मिर्च होती है, एक बार सारी इकट्ठे लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको निकालेंगे, निकालने के बाद उनको प्लांट करेंगे। तो नर्सरी को पहले उगाते हैं एक जगह ही, उसके बाद प्लांटेशन के लिए ले जाते हैं उसको। जैसे मान लो सेब है, सेब का भी क्या होता है, एप्पल का जो प्लांट होता है उसकी क्या होती है, पहले नर्सरी होती है। तो इसी तरह से दो तरह से बात है, नर्सरी आती है, कई बारी नर्सरी लगा लेते हैं, और उन नर्सरी में जो पैदावार होती है उसको कहाँ ले जाते हैं, हर्बल गार्डन में ले जाते हैं, गार्डन में लगाएंगे उसको, है ना। और उसके बाद क्या चाहिए मेरे पास, रिप्रोसेसिंग वाली कोई कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, है ना। और अब बात वही अगेन फिर से क्या है, लैंड टू लैब। तो जो हमारे हॉस्पिटल है, जो हमारी डिमांड है, उनके पास जो डिमांड होगी, वो डिमांड कहाँ तक आएगी, फिर अल्टीमेटली लैंड तक। और लैंड में क्या कर दो, उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो प्री के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल में कितने हर्बल गार्डन है जो इस बारी वाले बजट में नहीं दिए हुए, बाकी हर साल देते थे वो, है ना। और इस बारी उसकी जगह क्या दे दी, 2 नर्सरी दे दी, है ना। और कितने ये हॉस्पिटल है, ये पूछ लेता है। चलो जी, अब मेजर अचीवमेंट्स क्या है इसकी। तो सबसे पहले क्या है जी, आयुर्वेदिक एजुकेशन में, तो अब पहले सीट थी 60 बीएमएस के लिए, बैचलर के लिए, अब कितनी हो गई, 75। और मास्टर के लिए पहले थी 39, अब कितनी हो गई, 56। तो एक साल में 56 मास्टर निकलते हैं इसमें ना। नेक्स्ट है पोषण अभियान। ये जो पोषण अभियान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, क्योंकि यहाँ सर्वे में तो बड़ा कम दिया हुआ है। और अगर आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेशनल मिशन ऑन न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट के मिशन है ना, हर चीज सरकार के मिशन है इस टाइम। तो एक मिशन किसके ऊपर रखा हुआ है, न्यूट्रिशन के ऊपर। तो जो न्यूट्रिशन है ना, अब ये बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्या है,
सभी के लिए जरूरी है। अब जिसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेगा हम, मालनरिस्ट बोलेंगे। और मालनरिस्ट को क्या क्या करेगा हम, जैसे स्टंटेड स्टंटेड ग्रोथ हो गई, वेस्टेड ग्रोथ हो गई, और क्या हो सकता है इसमें, एनीमिक हो गया, है ना। ये सारे क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। तो अब सरकार के एक ये मिशन है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि एक और भी हंगर है, जिसको क्या बोलता है, हिडन हंगर। तो हिडन हंगर का मतलब क्या होता है कि फूड की तो कमी नहीं है उतनी, बट कमी किस चीज की है, माइक्रो न्यूट्रिशन की। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, क्या, न्यूट्रिशन के नाम पर, है ना। तो अब देखो, ये जो पोषण अभियान है ना, ये इसी की बात करता है। पोषण का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन। हिंदी में अगर इसका बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो गया, न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन देखो किस किस लेवल पर हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पे दे सकते हैं, है ना। एक हमने पीछे पढ़ी थी एक शब्द, क्या, फूड फोर्टिफिकेशन, है ना। फूड फोर्टिफाई करने का मतलब क्या था, जो हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसी के अंदर क्या कर दो, माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर दो, तो उसको क्या बोलेगा हम, फूड फोर्टिफिकेशन, है ना। तो और जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, जैसे मान लो कहीं पे हिमाचल में जैसे कहीं न्यूट्री फूड बन रहा है ना। देखे थे ना हमने पीछे वाले चैप्टर में, जहाँ फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट पढ़ा था हमने। तो ये जो स्कीम है ना, इसको तो आपने, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इसको आपने अच्छे से पढ़ना। और इसके अंदर क्या करेगी, जो देखो, मदर की पूरी बात होती है इस पे। मदर कब, बर्थ से पहले ही और बर्थ देने के बाद में, है ना। क्योंकि जैसे मदर दूध पिलाती है बच्चे को, तो लैक्टेटिंग जो मदर है, और उसके बाद कौन आएगा, चाइल्ड आएगा, और फिर गर्ल चाइल्ड आएगी। तो सभी को किसकी जरूरत रहती है, न्यूट्रिशन की। तो ये पोषण अभियान है। तो अब यहाँ थोड़ा कम दे रखा है, बट आपको जीएस के लिए इसको ज्यादा पढ़ना है। पोषण अभियान इज बीइंग इन रन 3 डेवलपमेंट ब्लॉक। तो 3 ब्लॉक में कभी काम कर रहा है, और 42 विलेजेस है, कुछ पंचायतें है, और विच इज फंडेड बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अभी कहाँ पे ये, बंगाना, कहाँ पे है बंगाना, भंगाना डिस्ट्रिक्ट उन्ना में, तिस्सा, चंबा, और भुरंज, हमीरपुर। तो अब ये क्वेश्चन आपने याद रखना कि कहाँ पे चल रहा है, ये 3 जगह चल रहा है, भंगाना, तिस्सा एंड भुरंज। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम। जो नियर बाय आयुर्वेदिक कॉलेज में कोई मेडिकल ऑफिसर होगा, वो उसको क्या करना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, जहां पे वो अवेयर करेगा बच्चों को पर्सनल हाइजीन, ड्रग अब्यूज एंड ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक। तो उसको क्या बोल दिया, स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम। तो प्री में पता क्या करते हैं, स्टेटमेंट बना दिया है, स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम किसके लिए है। तो अगर आपको सुना होगा ना भी आपने क्लास में भी बात, तो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम क्या होगा, जैसे कोई नियर बाय हॉस्पिटल है, उसका मेडिकल ऑफिसर होगा। अब उस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ दिन कहाँ विजिट करना पड़ेगा, स्कूलों में, नियर बाय स्कूल में। और उन स्कूल में जाके क्या करेगा, उनको समझाएगा कि क्या होती है हाइजीन, क्या होते हैं ड्रग अब्यूज। ठीक है जी। और साथ में क्या कर दिया, वीकली योग दिवस। और स्कूलों में बोल दे कि एक दिन क्या करो, आप योग करो। और कौन से दिन करेंगे, फ्राइडे को योग करो। और जनमंच, फ्री मेडिकल का एक जनमंच कौन सा है, जो ग्रीवेंसीज वाला है, ये कौन सा जनमंच है, जहाँ पे जनता को बुलाया जाएगा, फ्री में मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए जाएंगे। और एक है टीबी मुक्त हिमाचल बनाना है, और इसके लिए भी कौन अपने को आगे लेके आ रहा है, आयुष विभाग। वैसे देखो ना, प्रॉब्लम क्या है, जो आयुर्वेदा वाले जो डॉक्टर होते हैं, तो अब होता ये है ना, देखो, जैसे अगर किसी को बीमारी होगी, तो कितने परसेंट लोग ऑप्ट करते हैं कि चलो ठीक है आयुर्वेदा वाले में चल जाए, करते हैं, सच्चाई में करते ही नहीं है। सच्चाई में ये होता है, हर एक आदमी को लगता है कि आयुर्वेदिक तो लास्ट ऑप्शन है, ये बल्कि जाते ही नहीं है। तो अब ऐसे में देखो ना, इतनी 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 पुरानी वो है ये, एक है ना तरीका है एक, और ये तो बड़ा अच्छा होना चाहिए इस टाइम। और ऊपर से इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट भी नहीं है ना, फिर भी लोग नहीं जाते। देखो ना, सरकार तो, हमारी सरकार तो बड़ा वो करती है ना, पर सच्चाई क्या है, सच्चाई रियलिटी तो ये है ना। रियलिटी तो ये है कि जैसे अभी यहाँ बोलते पपरोला में बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर वैसे देखा जाए उसका, जो मैं तो गया नहीं हूँ, जो मैंने सुना है, तो उनके पास सब कुछ चीजें बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, कर भी रहोगे काम, बट फिर भी क्या है, लोग ही नहीं जाएंगे। और दूसरा क्या है बात, प्राइवेट करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं है किसी के अंदर।
मोटिवेशन सबसे बड़ी ड्राइव तो कहाँ से आती है? पैसे से आती है ना। अब बेचारा बीएमएस वाला बंदा बैठा होगा उधर, उसके साथ दूसरा बंदा बैठेगा तो फिर दुकान चलेगी नहीं, है ना। तो वो उसको थोड़ा सा फील तो होता ही है ये चीज। तो ये चीज है, तो इस पे भी ग्राउंड लेवल पे बात करने की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है? रिसर्च अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है इसकी कि जो उसका जो मेन लिटरेचर है, जो इसका स्टडी मटेरियल है, वो सारा किस पे है? संस्कृत में है ना। तो वो भी थोड़ा सा है नहीं है। इवन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सर्टिफाइड आर नॉट वैलिड इन दी डॉक्यूमेंटेशन, ये भी है। तो अब देखो, जैसे जो अब क्या करें, हम तो पुराना ही पढ़ाई जा रहे हैं। जैसे हम कल बात कर रहे हैं ना, संस्कृत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब एक तरफ संस्कृत पढ़ने को कोई सुनता नहीं, संस्कृत के शब्द, और दूसरी तरफ क्या है, इतनी बड़ी मेडिकल की स्ट्रीम है ये, है ना, कैसे चलेगी ये? तो दोनों में मतलब सच्चाई में और जो रियलिटी में चल रहा है अभी, उसमें तो फिर रात दिन का फर्क है ना, गैप बहुत ज्यादा है। तो ये क्या, फिर ऐसे में तो लगता है कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं इन चीजों को ना, पढ़ रहे हैं, पर रियलिटी में तो नहीं दिखती चीजें। और ये बहुत सारी चीजों के साथ है इंडिया में, इसमें, है ना। और देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है, आपको लग रहा है ऐसा? टीबी मुक्त हिमाचल अभियान। टीबी मुक्त हिमाचल अभियान किस किस कौन कौन कर रहा है इसकी बात? आयुर्वेदा से, है ना। फ्री आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन बेचारे वो तो चलो खा भी लेते हैं। बेनिफिट टू फार्मर्स एंड अदर्स, और किसानों को क्या बोल दिया, तुम अपने घरों में लगाओ प्लांट्स, नर्सरी लगाओ। हम क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन लाइसेंस फॉर आयुर्वेदिक फार्मेसी प्रोवाइड करेंगे। और आयुष घर घर द्वार, और कोविड में क्या बोल दिया, ये काम करेंगे आपके लिए। क्या बनाएगा हम? योगा योग भारती फाउंडेशन इनिशिएटेड अ वेलनेस प्रोग्राम आयुष एट घर द्वार। तो आयुष घर द्वार कब बना था? कोविड के टाइम। तो कोविड के टाइम, फिर कोविड के टाइम तो फिर भी लोगों ने आयुर्वेदा के ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो उस तरह लोगों ने फिर वो काढ़ा कूड़ा अपने स्टार्ट कर दिया था ज्यादा ही। अब है जी डेवलपमेंट ऑफ हर्बल रिसोर्सेस। तो वन मॉडल नर्सरी, तो ये नर्सरी है, गार्ड देखो, वहां पे गार्डन भी है जोगिंद्र नगर में, और साथ में क्या है, नर्सरी भी है। मैंने 4 गार्डन बता दिया आपको। 2 स्मॉल नर्सरी कहाँ पे? एक कुल्लू में है और एक शिमला में है। तो अब तक जो सर्वे आते थे उसमें बता दें, किसी 4 गार्डन की बात करते, तो मैंने अभी बता दिया आपको। नेरी, जंगल झलेरा, और क्या होता था, दुमरेड़ा। दुमरेड़ा है शिमला के रोडू में। क्लास क्या था? जोगिंद्र नगर, ठीक है ना। और द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज आल्सो बीइंग प्रमोटेड 70% हेक्टेयर एरिया। 70 हेक्टेयर एरिया किसके लिए दी है? कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। देखो आपके सिलेबस में पता है क्या है ना, मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट्स इन हिमाचल, है ना, मेन के सिलेबस में है ये शब्द लिखा हुआ है मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट इन हिमाचल। तो ये पता कि देखो ना, जैसे मैं आपको एक दिन बता रहा था, अगर आपको सिलेबस याद होगा ना, सिलेबस अगर आपको याद हुआ, और मैं आपको बताता हूँ, मेरे को सिलेबस याद था, अभी मेरे को याद है। अब अगर मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं कोई फालतू चीज पढ़ रहा हूँ, तो उसमें ना कई बार चीज मिल जाती है इस तरह की। और जैसे मान लो मेरे को याद है कि मेरे सिलेबस में क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स है। अब उधर कभी मैं ऐसे बेकार की अखबार पढ़ रहा हूँ जो किसी काम का नहीं है, पंजाब केसरी पढ़ रहा हूँ। पंजाब केसरी में कभी लिखा होगा हिमालय में एक बूटी मिल गई, उसका नाम दिया होगा, तो लगे ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है उसमें। अब कई बार क्या होता है ना, फालतू चीज पढ़ लेता है, बट वो क्या होता है, वो सिलेबस में होती नहीं है। तो अगर आपको सिलेबस पूरी तरह से याद है, तो आपकी तैयारी ना बड़ी ऐसी रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी, आप फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे। और जैसे आपको लगेगा कि हाँ इस सिलेबस में, तो आप एकदम, आपका ध्यान जाएगा उस तरफ। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको। तो वहां पे देखो सीधा लिखा है मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको लाइन याद है, तो बस आप देखते रहो। नेक्स्ट स्टेप है, और वन एक डाई करने वाला, सुखाने वाला था ना। देखो आपने देखा होगा, जड़ी बूटी तो क्या करनी पड़ती है उसको, ओपन में सुखानी पड़ती है उसको। जब वो पूरी मॉइस्चर उससे खत्म हो जाता है, तो बाद में उसको यूज में लाया जाएगा, है ना। तो एक ये ड्राइंग शेड हो गया, और एक है वन स्टोरेज गोडाउन। और ये कहाँ पे है? इन क्या है, चरक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी, पपरोला। तो ये भी कहाँ पे है? पपरोला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट है जी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द कोविड-19। तो कोविड-19 के अंदर हमने क्या क्या यूज किया था? स्पेशल कैंपेन क्या चलाई थी? सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति। सुना था आपने? अब आप सुन लो, ठीक है ना। हिमाचल सरकार ने क्या चलाया था? सुरक्षा
की युक्ति, कोरोना से मुक्ति, हैज इफेक्टिवली बीइंग लॉन्च थ्रू द स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक। अब बताओ, जनरल पब्लिक तो हम भी, आपने सुना है, पूरे सारे लोग बैठे, ऑनलाइन वालों को सुना होगा, ठीक है। तो ऐसा ये था कुछ। अब फिर एज ए कोविड-19 में और क्या किए, RT-PCR की टेस्ट कराए। अब क्या बता आपसे, RT-PCR की फुल फॉर्म पूछ ले, है ना, क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इनका कुछ नहीं भरोसा होता है, ये पूछ सकता है, इसलिए आप एक नजर मार के रखना। और एक है रैपिड एंटीजन वाली टेस्ट, और एक थी और क्या, जीवन धारा। जीवन धारा क्या थी, मोबाइल एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो दो शब्द आपको याद रखना है। चलो ये तो ऊपर चल चल जाएगा, बता आपको, सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति, ये तो कोई पूछेगा नहीं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जीवन धारा क्या थी। तो जीवन धारा क्या है, एक मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस, मोबाइल समझते हो ना, गाड़ी, जो गाड़ी जा रही है, लोगों को क्या दे रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो जीवन धारा है, ये किसके लिए लड़ने के लिए थी, कोविड को लड़ने के लिए। एक वैन वाली, वो समझ लो, एक सेंटर समझ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड इंफ्रा। अब पिछले साल हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी है, ऑक्सीजन की। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया, सबसे पहले क्या है, हाई प्रेशर पाइप ऑक्सीजन 50 LMS, क्या हुआ, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ये होती है ना। तो लिक्विड, तो इसका प्लांट क्या लग रहा है, पालमपुर में। और एक है NRV पाइप, ये कहाँ लग रही है, उन्ना में। NRV का मतलब है नॉन रिवर्स वल्व, होता है ना, जैसे पाइप होती है ना, एक पाइप क्या होता है, उसमें एक स्कोप रिवर्स का भी होता है। तो ये कौन सी हो गई, नॉन रिवर्स, रिवर्स वल्व होता है ना लगा उसमें, तो उसका उसके लिए है। तो ये कहाँ लगा है, उन्ना में। और एक है PSA प्लांट एंड मॉडिफाइड सिस्टम, यह क्या, टॉनी देवी कहाँ पे, ये भोरंज में। तो ये PS भी कुछ ऐसे प्रेशराइज्ड है ये, जैसे यहाँ रिवर्स वाले थे ना, इसका इसका कुछ लिंक है किसके साथ, प्रेशर के साथ। तो एक हो गई लिक्विड वाली, और एक हो गई नॉन रिवर्स वाली, और एक हो गई कौन सी वाली, प्रेशर वाली। तो तीन तरह के प्लांट है। तो लिक्विड वाला लग रहा है कहाँ पे, पालमपुर में, और नॉन रिवर्स वाली लग रहा है उन्ना में, और प्रेशराइज का लगता है टॉनी देवी कहाँ पे, भोरंज में। टू हैंडल एनी अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज ऑफ कोविड केसेस, ये क्या है, मेक शिफ्ट हॉस्पिटल वाज एस्टेब्लिश्ड। मेक शिफ्ट क्या मतलब, जो बनाते ना, स्पेशल वो बना दी। जैसे मान लो, और देखो ना, जैसे सत्संग भवन थे, है ना, कुछ बिल्डिंग थी सरकार की, क्या कर दी, थोड़े टाइम के लिए उनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, और बाद में उनको वहां से शिफ्ट कर लिया। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मेक शिफ्ट हॉस्पिटल। तो अगर पूछ ही ले कभी क्वेश्चन, ऐसा बन सकता है कि अब देखो ना, जैसे मान लो अगर आपसे ये पूछ ले कि हिमाचल ने कोविड से कैसे फाइट किया था, और कोविड से हिमाचल ने क्या सीखा था, है ना, आगे के लिए। तो ये चीजें थोड़ी लगता है कि हमें ऐसा इंफ्रा होना चाहिए ऑक्सीजन को लेकर, ये मेक शिफ्ट हॉस्पिटल। कई बार ये पता क्या होता है ना, आंसर लिखते हो ना, एक लाइन भी बड़ा काम कर जाती है ना। तो ये है इसमें। नेक्स्ट है वही वाला जैसे हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने किसके लिए, एजुकेशन के लिए, एक पढ़ा था हेल्थ के, टूरिज्म के लिए, एक ये है सैटेलाइट अकाउंट। तो कौन बनाता है ये, WHO। तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। द टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इन द स्टेट टेकिंग पब्लिक एंड प्राइवेट टुगेदर आल्सो करंट एंड कैपिटल इज एस्टिमेटेड कितनी, 4,351 करोड़। इतना पैसा जा रहा है किस पे, हेल्थ पे, सभी को मिला के। तो 4,300 करोड़ रुपए किस पे खर्च कर रहा है, हेल्थ के ऊपर। और हेल्थ एक्सपेंडिचर अमाउंट 3.14% ऑफ GDP, स्टेट GDP। अब देखो ना, ये भी मैं, जो तो है सरकारी, वो तो है कभी आज 1 पॉइंट कुछ परसेंट ही, करीब करीब 1.4% है। बट ये किसकी बात कर रहा है, 3.4 टोटल, जो आउट ऑफ पॉकेट भी है। तो जो सरकार का है वो तो फिर भी कम है ना। और विद द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 72.3 lakhs 1718, द पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर आउट टू बी 6,017। तो एक आदमी एक साल में हेल्थ के ऊपर कितना खर्च करता है पर कैपिटा, 6,017। और अभी तक हमारी पॉपुलेशन कितनी है,
सेंसस के अकॉर्डिंग तो 68 है, बट जो अब जो इंक्रीज होकर हो गई है वो कितनी हो गई है 72.33 लाख, मतलब अभी करोड़ टच नहीं हुई। पता ना हिमाचल प्रदेश से ऊपर एक यूटी भी है पॉपुलेशन में, कौन है? एक यूटी दिल्ली होगी, तो दिल्ली हिमाचल से ऊपर एक यूटी है, वो रखना है कौन सी? दिल्ली। ठीक है ना? चलो जी, तो आउट ऑफ द स्टेट टोटल एक्सपेंडिचर हेल्थ एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट 47.9% and private household comprising out of pocket expenditure and voluntary repayment for insurance scheme account for remaining 52%। तो क्या हो रहा है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखे ना हेल्थ पे, तो 47% कौन खर्चता है? सरकार। और 52% कौन खर्चता है? प्राइवेट लोग। तो सरकारी जा चला गया 100 रुपए में से 47 रुपए, और लोगों की जेब से कितना गया? 52 रुपीज। तो लोग ज्यादा खर्चते हैं। और करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर वर्कआउट टू बी 85% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस देखो, पब्लिक हेल्थ में लोग कितना इंश्योरेंस लेते हैं? सिर्फ 2.4%, और प्राइवेट में कितना है? 0.4% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 17-18 एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर स्टूड 5.9% टोटल का। यहाँ जीडीपी की बात नहीं हो रही है, जितना सरकार सारा खर्च करती है ना, उस सारे खर्चे का देखो ना। जब आपसे क्वेश्चन आता है ना, एक आता है कि जीडीपी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, वो तो है कोई करीब करीब 1%। कि जीडीपी क्या है, जैसे मैंने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, जीडीपी तो पूरे साल का क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उसका तो 1% करीब ही हम खर्च करते हैं हेल्थ पे। एक आता है एक्सपेंडिचर, जो सारा सरकार खर्च करती है, उसका 5.98% किस पे करती है? हेल्थ के ऊपर। कोई कुछ बड़ा खर्चा नहीं है ये। और नेक्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन आयुष, टीसीएम ट्रेडिशनल कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन 8.9% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। तो अब देखो, जो हम हेल्थ पे खर्च करते हैं ना, जो भी करते हैं, अगर मान लो मैंने 100 रुपए हेल्थ पे खर्च किया अपनी हेल्थ पे, उस 100 रुपए में से सिर्फ 8.90 ही करूंगा मैं किस पे? ट्रेडिशनल पे। बाकी किस पे करूंगा? दूसरी जो हमारी मेडिसिन होती है, एलोपैथिक होती है। लग रहा है ना पता क्या बोल रहा हूं मैं? कि सरकार का भी ऐसे ही है। तो सिर्फ 8 और 9 8.90 करते किसके ऊपर? आयुर्वेदिक के ऊपर। बाकी सारा किस पे जाता है? एलोपैथी के ऊपर। ठीक है ना? तो अब यहाँ से हमें एक बात ये समझ आती है कि हम जितना मर्जी क्लेम कर दे कि हिमाचल के पास बायोडाइवर्सिटी है, हेल्थ टूरिज्म प्रमोट हो सकता है, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम इस चीज को नहीं बढ़ाएंगे, है ना? अब जैसे केरला में बता रहा था मैं आपको, जैसे पंचकर्मा है, और वहां पे उन्होंने अपने वो सेंटर बना रखे हैं, तो वो क्या करता है ना, तो वहां पे जो दवाई देते हैं वो आयुर्वेदा वाली ही दवाई देते हैं। उतने दिनों में क्या करवाएंगे वो? जैसे मेडिटेशन करवाएंगे, योगा करवाएंगे, और साथ में क्या देंगे आपको? दवाइयाँ देंगे, है ना? जो भी कौन से वो सारी कौन सी होगी? आयुर्वेदा वाली दवाई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे ना केरला में जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला सिस्टम है, वो काफी ऊपर आ चुका है। अब उससे क्या हो गया लोगों को, कि लोग इसलिए नहीं जाते वहां, मैंने दवाई खानी है। लोग किसके लिए जा रहे हैं? वेलनेस। जैसे देखो ना, अब जैसे कोई कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी है, अब उनको लगता है कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपनी कुछ छुट्टियां मनाने कहाँ चले जाएंगे? उन जगह में चले जाएंगे। और अगर उनको मान लो किसी को लगता है कि मेरे को कोई कोई बीमारी है ना, तो उस बीमारी की दवाई खा लेगा। वो कौन सी वाली खाएगा? आयुर्वेदा वाली खाएगा। और साथ में क्या करेगा, अपनी जो और उसकी पंचकर्मा पंचकर्मा वाली जो ट्रीटमेंट है, और थोड़े दिन बाद स्पेंड करेगा टाइम, और बाद में फ्रेश होके आएगा, फिर बढ़िया पैसा कमाएगा यहाँ के, है ना? तो आपको लगता है ऐसा कभी चले जाएगा कहीं? तो क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी तो नहीं लगना चाहिए ऐसा। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि थोड़े दिन के लिए कहीं ऐसी जगह चल जाएगा, ना कोई फोन हो आपके पास, ना कुछ और हो? लगता है आप लोगों को ऐसा? किताब तो बिल्कुल भी ना हो, है ना? लक्ष्मीकांत किताब एनसीईआरटी की हिस्ट्री ना हो, नॉन रिटन वर्ड। हाँ, देखो ऐसा तो लगता रहता है सबको ही जीवन में ठीक है, लगना भी चाहिए।
पर उसके लिए देखो मैं बताऊँ ना आपको, अब आप जिस स्टेज पे हो, आपको तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैं तो केरला जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना। बट आप इतने समझदार होने चाहिए ना, आप ये चीजें यहाँ कर सकते हो। और जिसको करनी आ गई, देखो वो तो बहुत महान आदमी है। अब जिसको नहीं करनी आई, उसको मुश्किल है फिर, है ना। तो धीरे 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 जब जब आपका आपकी एज बढ़ेगी, आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, तो आप सोच सकते हो ऐसा, है ना। बट फिलहाल के लिए क्या है कि जितने आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज है ना, उनके साथ भी कर सकते हो आप खा लो कसम। आप एक काम करोगे, सुबह जब उठोगे ना आप, आपने उठने से मतलब उठने के बाद 2 घंटे आपने अपना फोन नहीं देखना। 2 घंटे आप बिल्कुल उससे ना अपने आप को वो मुक्ति पा लो उससे। हो सकता है ऐसा, अगर आप करोगे ना। और अगर तो आपने कभी ऐसा कर लिया कि आज नहीं देखना है, फोन मैंने साइड कर देना है, तो भी हो सकता है ना। कभी कभी आप अपने 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 जो होता है ना इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ लो, वैसा भी हो सकता है ना। और कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिल लो जिनका पढ़ाई से नहीं लिंक है ना। तो हमें तो ऐसा लगता है ना, हमेशा हमें हमारे धारणा ये बनी हुई है कि ये टाइम वेस्ट है। देखो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं भी पहले ना देखो जब तैयारी करता था, फिर बीच में ऐसा तो ऐसा लगता था कि ये चीजें ना नहीं करनी चाहिए, ये तो टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद पता नहीं चलता हम फोन कितनी देर देख लिया, है ना। और अगर जिसके जहाँ थोड़ा थोड़ा समय गुजारना था वहां गए नहीं, और किसी दोस्त के साथ चले गए 3-4 दिन के लिए इकट्ठी, है ना। फिर वापिस आ गए 6 दिन, फिर नहीं होश में। हाँ, समझ रहे हो क्या? तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ना बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये बैलेंस अगर अभी बनाओगे ना आप, जितनी जल्दी आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी। देखो मैं यहाँ पे एज एज नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज कोई मुद्दा ही नहीं है। एज देखो ना, एक बंदे में आती है मेच्योरिटी 20 साल की उम्र में, एक में आती है 25 साल की उम्र में, एक में नहीं आती 90 साल की उम्र में भी नहीं। वो ऐसे रहता है। तो कहने का मतलब मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आप कितना बैलेंस कर रहे हो चीजों को। आपकी पढ़ाई भी है अभी, है ना। और स्ट्रगल तो है ही है। आप देखो आप, मैं इतना समझता हूँ कि आप लोग अभी होता है ना पीक पे हो आप, स्ट्रगल पे, है ना। इस टाइम इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप अभी बैलेंस बनाना सीखोगे ना, कई एक टाइम आएगा, आपको आपको सीखना पड़ेगा ये। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करना ना लाइफ में, आपको लगता है कि यार मेरा अलग से होना चाहिए कुछ, आज ना करो तो कल करो, कल कभी ना कभी आप करना पड़ेगा। नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे। एक दिन आपके पास ऐसा भी आ जाएगा, आपके पास पैसा भी होगा, नौकरी भी होगी, बट आपने सीखी नहीं चीजें क्या बैलेंस करने वाले, आपको पता ही नहीं है। फिर आपको लगेगा तो कुछ है ही नहीं है, तो आप तो ऐसे ही है, और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसलिए क्या है कि अभी से धीरे धीरे चीजें करोगे ना, तो हो सकती है ये। और आप दुखी भी कम रहोगे, पढ़ाई भी आप सही करोगे, और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपकी आउटपुट अच्छी निकलेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, थोड़ा शेड्यूल बनाया करो अपना, किस टाइम आपको कितनी पढ़ाई करनी है, और किस टाइम आपको सो के उठना है। सबसे बड़ी बात है, होता ना अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उसमें कितना समय लगाना है। देखो सब लगाते हैं समय, फोन भी देखते हैं सब, किसी से फालतू आदमी से बात भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं करना है कि आज बात करने छोड़ दिया, ठीक है ना। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक लिमिट है ना हर चीज की। आपको लगना चाहिए कि अगर आपके 12 घंटे ना, 12 घंटे आप, मैं बता रहा हूँ आप सब काउंट करना, अपनी डायरी लगाना, लिखना आप कि 12 घंटे में से आपने कितने घंटे किस में लगाए, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव कुछ भी हो सकता है, या तो आप फोन देख रहे हो, या तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, या तो किसी से बात कर रहे हो लिमिट से ज्यादा, है ना। या तो जबरदस्ती किसी तीसरे बंदे को ला रहे हो बीच में कि मेरा जीवन बड़ा सही चल रहा था, ये नहीं होता तो ऐसा होता, है ना। मेरे घर वालों ने ऐसा कर दिया, अगर मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता, या तो मेरी मेरी एमएससी में एडमिशन ने करवाई होती। ये सारी चीजें क्या है, ये सारा ही क्या है, अनप्रोडक्टिव काम है। जिस दिन आपको आपको ये पहचान लोगे ना आप कि मेरा कितना समय इसमें जा रहा है, मैं कहता हूँ आपके पास टाइम भी होगा, आप जाके पार्टी भी कर सकते हो हफ्ते में एक बार, इतना समय होगा आपके पास। नहीं तो आप कर भी नहीं पाओगे, पार्टी करके आओगे फिर 4 दिन रोते रहोगे, क्या कर लिया, क्यों किया मैंने ऐसे गौ हत्या कर दी, है ना। तो अगर बैलेंस करोगे ना, बैलेंस करोगे आप सारी चीज इंजॉय करोगे, फिर तैयारी भी इंजॉय करोगे, उम्मीद भी रखोगे, ठीक है ना हर चीज। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो आयुर्वेदा वाला सिस्टम है ना, जो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, ये सारी चीज सिखाता है। समझ गया जी बात। तो इसलिए केरला जाने का विश्वास न करना, तो आप अभी इधर ही रहो, ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी हेल्थ इंडेक्स स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखो हमने पढ़ा था एक चीज क्या, नीति आयोग। नीति आयोग हमेशा क्या करता है, एक इंडेक्स निकालता है, जैसे पढ़ा था ना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग ने क्या कर दिया, जो इन इंडेक्स निकालता है, फोर्थ एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ 1920 में, इसका नाम क्या दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन ही पूछते गए, मैं बता रहा हूँ आपके टाइटल, इसका टाइटल क्या था या इसका थीम क्या था, ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक एक ना करंट अफेयर में क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो इस बारी यूनेस्को का थीम क्या था, इस बारी यूएनओ का थीम क्या था, है ना। और कई बार क्या करते हैं ना, कोई साल डेडिकेट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, है ना। जैसे मान लो कभी WHO ने कोई ये साल किसको दे दिया, एक बारी शायद किसी ने दिया था उसके लिए, पल्सिस के लिए, है ना। हाँ तो और जैसे कई बार होता है कि वुमेन डे होता है, वुमेन डे का थीम क्या है, समझ गए। और उसी तरह से मैं बताता हूँ कि जो ये हमारे पास क्या नीति आयोग की जो रिपोर्ट निकलती है, इसकी क्या होती है, थीम होती है हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। अगर हेल्दी स्टेट होगी तो क्या होगा, प्रोग्रेसिव क्या होगा, इंडिया। तो ये आपने याद रखना है। इट इज डेवलप्ड बाय द नीति आयोग विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो ये भी याद रखना, किसके हेल्प से बनता है ये सारा, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बनता है, इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है इट इज वेटेड कंपोजिट इंडेक्स ऑफ 24 इंडिकेटर्स। ये भी अब देखो ना, अगर जो प्री वाला बनाने वाला होगा ना बंदा, वो क्या करेगा, 4 स्टेटमेंट बना देगा। पहले स्टेटमेंट बनाएगा नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट थी इसका थीम लिखेगा पहला। सेकंड स्टेटमेंट लिखेगा टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक। और फोर्थ लिखेगा इट कंटेन 24 इंडिकेटर्स। तो नीचे लिख लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या कौन कौन से करेक्ट है, ओनली 1 2 बी। समझ गया ना बात। तो ऐसा क्वेश्चन, जैसे कंप्लीट क्वेश्चन बनता है इसमें से। नेक्स्ट है इसका मेथड्स क्या है, हेल्थ आउटकम देखता है। हेल्थ आउटकम में क्या देखेगा हम, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट देखेगा, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखेगा, सेक्स रेशो देखेगा, और गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, कितनी गवर्नेंस है कितनी इंफॉर्मेशन है। फिर की इनपुट्स देखता है बहुत सारे, जैसे बर्थ के टाइम क्या फैसिलिटी है, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ। रैंकिंग ऑफ स्टेट, तो 3 कैटेगरी बनाई है रैंकिंग की, एक बनाई है लार्ज, एक बनाई है स्मॉल, एक बनाई है यूनियन टेरिटरी। तो याद रखना हिमाचल स्मॉल में नहीं आता, हिमाचल किस कैटेगरी में रखा हुआ है, लार्ज स्टेट। कई बार आता है ना प्रीमियम में लगता है कि हिमाचल स्मॉल है, बट यहाँ पे किस कैटेगरी में रखा हुआ है, लार्ज स्टेट में। तो स्मॉल में रखी है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, छोटे छोटे स्टेट्स। तो हिमाचल को यहाँ पे लार्ज रखा है। द क्लासिफिकेशन हिमाचल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द लार्ज स्टेट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल की रैंकिंग कितनी है, लार्ज स्टेट में 19 स्टेट है टोटल, और उनमें से हिमाचल की रैंकिंग कितनी है, 7, है ना। तो ठीक है, 20 जैसे में है। और ओवरऑल कितना इसका स्कोर बड़ा है, स्कोर है 63, और इंक्रीमेंटल रैंक कितना है, 15 इतना इंक्रीमेंट हुआ है। और देयर इज नेगेटिव इंक्रीमेंट हुआ है कुछ कुछ चीजों, क्योंकि पैरामीटर अलग अलग है ना। जैसे 24 में पैरामीटर है, किसी में तो है हमारा इंक्रीमेंट, कुछ में तो इंक्रीमेंट हुआ तो कितना पॉइंट हुआ है, 15%। बट कुछ पैरामीटर्स ऐसे तो जिसमें डाउन भी आओगे तो कितना है, 0.06। ठीक है जी, तो ये हेल्थ वाला है। अब अगला है अपना कौन सा, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। अब सोशल वेलफेयर प्रोग्राम किसके लिए होगा, मेनली SC ST OBC, और उसके बाद पर्टिकुलरली किसके लिए कर दिया इन्होंने, चाइल्ड एंड वुमेन, उनके लिए क्या क्या स्कीम होती है ना। देखो, अब देखो जैसे 2 तरह की चीज है ना, अगर यहाँ बात करेगा हम, एक तो होगा कि किसी को आगे लाने के लिए कुछ देना, और एक होता है जो पीछे रह गया ना उसको कुछ देना। अब पीछे किस तरह से रह सकता है, या तो उसके ऊपर किसी ने एट्रोसिटी कर दी। देखो 2 तरह के ना, जैसे मान लो विमेन है, विमेन एक ऐसा सेक्शन है जिसको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अफर्मेटिव एक्शन, स्कीम लानी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा। बट वुमेन के साथ कुछ एट्रोसिटी भी होती है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, है ना, कभी अर्ली चाइल्ड मैरिज हो गई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ लॉज हो गए और उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि उनको पनिशमेंट मिल जाए। क्लियर है जी बात। अच्छा, एक चीज होती है ऐसी कि मोटिवेशन, मोटिवेट करना। देखो ना, अगर आप इस पार्ट को हम 3 पार्ट में बांटेंगे ना, पहली पार्ट हो गई टू ब्रिंग
द माइनॉरिटी, में माइनॉरिटी बोल रहा हूँ उनको, ठीक है ना, माइनॉरिटी मतलब जिनको जरूरत है, या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू ब्रिंग इनटू मेन स्ट्रीम। क्या करना है उनको, क्या लाना है मेन स्ट्रीम में। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तो सिंपल सी बात है, क्या कर दो, कुछ अफर्मेटिव एक्शन दे दो, ठीक है जी बात। अच्छा, दूसरा है उनको क्या जरूरत पड़ती है, टू गिव देम प्रोटेक्शन। अब अगर प्रोटेक्शन देनी है तो जो जिनसे उनको खतरा है उनको क्या देनी है, पनिशमेंट। हमारे बात में क्या होगा, प्रोटेक्शन का मतलब सीधा है, अगर किसी को देनी है ना किसी की, तो पनिशमेंट होनी होनी है। तो एक लेवल पे इस पे काम करना है। अब तीसरा लेवल क्या होता है कि जिसके साथ कुछ एट्रोसिटी हो गई लाइफ में, तो उसका क्या होता है कि उसका जो अपना कॉन्फिडेंस है वो सारा जीरो हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसका रिहैब करना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और बाद में उसको सोसाइटी उसी लेवल पे क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। सोसाइटी उसको क्या कर दे, उसी लेवल पे एक्सेप्ट कर ले। प्रॉब्लम यही है ना, देखो अगर देखोगे ना, जैसे मान लो ये समाज की कुछ सच्चाई भी है ना। देखो सोसाइटी, सोसाइटी कितना बड़ा, इतना एक होता है ना, एक सोसाइटी के पता कैसे काम करती है, जैसे एक इंडिविजुअल काम करता है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो उससे बाहर निकलने के लिए, आप निकल नहीं पाते। तो आपको ना एक मैं बड़ा पर्सनल एग्जांपल जो मैंने फील किया है, मैंने एक बेटी हुई, तो पहली बार ना लोगों ने क्या किया, ऐसे बोले कि अब पार्टी दो, ये दो वो दो, बड़ी सेलिब्रेशन हुई। और मैं बताऊं ना, फिर मेरी दूसरी बेटी हुई। तो अब देखो मैं क्या चाहता था कि वो भी वैसे ही सेलिब्रेट हो जाए, पर जो सामने से रिएक्शन आता था ना, कैसा आता था, चलो ठीक है। दूसरी बारी ना वही सोसाइटी, पता नहीं दिमाग में क्यों ऐसी बात है कि वो कभी बोल ही नहीं पाया ऐसे, कि जैसे पहली बार देखा ना एंथुजियाज्म लोगों में कि इतनी इतनी ज्यादा ग्रीटिंग्स मिलती है ना, और जो जो भी होता है। बट दूसरी बारी भी सेम चीज में, अगर अगर मैं कितना वो दिखाऊं सामने से, वो तो पागल हो जाएगा इंसान। बट जो सोसाइटी है वो नहीं दिखाएगी, समझ रहे हो बात को। तो बड़ा मुश्किल है बदलना सिस्टम को। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है ना कि अब देखो ना, अगर ऐसा होता है ना, अगर आप 50 20 साल 30 साल पहले चले जाओ, उस टाइम तो अगर कोई ऐसा हो जाए जिसके मान लो लगातार ही बेटियां हो जाए, तो उसका तो मुश्किल हो जाता था, है ना, सोसाइटी में सरवाइव करना, खासकर विमेन को, उसके लिए दोषी भी ठहराया जाता था। तो उस टाइम ना सोसाइटी एक रोल प्ले करने लग जाती है, एक एक तरफा ही, कि भाई ये है, ये सच है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है ना सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी विकराल रूप धारण कर लेती है कई बार। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कोई कोई रेप केस होता है, या कोई ड्रग एडिक्ट होता है ना, आजकल देखना आप कभी, कई लोग ऐसे भी है हिमाचल में, वो रिहैब होके वापस आ चुके हैं। और वो ना, मैं बता रहा हूँ आपको ना, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो अच्छे हो चुके हैं, है ना, जिन्होंने नशे करे थे पहले ही, बट अभी भी उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। उनको क्या बोलेंगे, नशेड़ी बोलेगे उनको, चर्सी बोलेगे उनको, मुश्किल हो जाएगा ना उनको। तो उसके बाद उनको मुश्किल हो जाता है एक बारी उस। और अगर बात करेंगे वुमेन की ना, वुमेन के साथ फिर उल्टा है, गलती कोई और करता है और सजा किसको, फिर से वुमेन को। अगर मान लो किसी का रेप हो गया, तो रेप हो गया तो क्या होगा, उस वो सोसाइटी उसकी कई बार उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी एक्सेप्ट किस लेवल तक नहीं करती, वैसे नॉर्मली नहीं करती, फिर आगे बात मैरिज किया जाती है, उस पर नहीं बात करती। फिर एक एट्रोसिटी किसके साथ होती है, जो फिजिकली चैलेंज होता है, उनके साथ गलत हो जाता है, तो उनको भी क्या करता है, कई सोसाइटी वो वाली स्पेस नहीं देती, है ना। अभी तो इस सोसाइटी में एक और भी चीज है, ट्रांसजेंडर, इस सर्वे में इस बारी उनके लिए अलग से प्रोविजन रखा हुआ है, पता ना आपको, समझ गए ना बात। तो तीन बात है इसमें, अगर आप आंसर भी लिखोगे ना सोशल इशू के ऊपर, अगर आप अपने आंसर को तीन पार्ट में बांटोगे, तो सबसे पहले क्या ना है, तो पहला काम क्या है, टू ब्रिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम। तो मेन स्ट्रीम के लिए सरकार क्या करेगी, ज्यादा अफर्मेटिव एक्शन ले लेगी, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कड़े लॉ लाने पड़ेंगे, उसके लिए भी सरकार के पास प्रोविजन है। अब जो तीसरी चीज है ना, ये बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, ये क्या है, सोसाइटी के अंदर क्या पैदा करनी, एक्सेप्टेंस। तो ये इस तरह से आप इन स्कीम को बांट लो, और आपका आंसर ऐसे ही बन जाएगा, अगर आप इस तीन तीन कैटेगरी में करेंगे आप इसको ना। तो एक्सेप्ट, जहाँ सोसाइटी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस है, वहाँ पे क्या चाहिए, मैं काउंसलिंग दोनों पार्टी की, पेरेंट्स की चाहिए, जिनके साथ
गलत हुआ है, उनकी काउंसलिंग चाहिए। और उससे बड़ी चीज क्या फिर, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। किसी को पैसा दे दिया, किसी को क्या दे दिया। फिर आता है रिहेबिलिटेशन सेंटर अच्छे होने चाहिए, है ना। अब आजकल तो क्या कंसेप्ट है, वन स्टॉप सेंटर, एक ही सेंटर में सारा कुछ मिल जाए। सबसे पहले वहीं पे फर्स्ट एड मिल जाए, फिर मेडिकल वाली फैसिलिटी मिल जाए, फिर उनको लीगल एडवाइस मिल जाए वहीं पे, है ना। फिर बाद में वहीं से उसको रिहैब कर ले। ऐसा ना होना कि पहले मेडिकल के लिए इंसान कहीं और जा रहा है, पुलिस के लिए कहीं और जा रहा है, अपनी साइकोलॉजी की काउंसलिंग के लिए कहीं और जा रहा है। तो ऐसा भी कुछ चल रहा है आजकल, है ना। और फिर पॉलिसी बनाने के लिए सरकार काम करे, जैसे गुड़िया बोर्ड बना दिया एक, है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले रियलिटी में सोसाइटी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, वो इतनी आसान नहीं है। अब है जी, अब ये स्कीम देखो, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ओल्ड एज पेंशन स्कीम में क्या है, 60 to 69 ईयर हैविंग इनकम, तो जिनकी 60 से 69 तक की एज है और इनकम कितनी है उनकी, इंडिविजुअल इनकम 35,000, तो उसको कितने मिलेगा, 850 रुपए। यही स्कीम थी वो जो पीछे पड़ा था ना हमने। अब यहाँ पे क्या कर दिया, जिसको 450 मिले वो कितनी एज होनी चाहिए, 60। और जो 70 साल है ना, 70 साल वालों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई उनकी वो देखी जाएगी, इनकम देखी जाएगी, तो उनको कितना मिलेगा, 1,500 रुपये। और देखो स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंसेस, 40% जिनका नुकसान हो रखा होगा मेडिकली, तो उनकी इनकम कितनी, 35,000, कितना मिलेगा, 1,000। जो 70% से ऊपर है, नो इनकम, और पैसा कितना मिलेगा, 1,500। विडो डेजर्टेड एकल नारी, अब देखो जो विडो है, डेजर्टेड होती है ना, जिसको मतलब छोड़ा हुआ, और अकेले रहती होगी सिंगल, तो 45 की एज से ऊपर, देखो 40 से एज से नीचे तो फिर उधर मैरिज हो जाए दोबारा, पर 45 से मान लिया जाता है कि अब ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी सिचुएशन। तो इसमें 45 से ऊपर क्या है, पर इनकम कितनी चाहिए उनकी, 35,000, तो मिलेगा कितने, 10,000। और जिनकी उम्र है 70 साल से ऊपर, उनको कितने मिलेंगे, 1,500 रुपए। रिहैब किसके लिए है, जो लेप्रोसी वाला है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं रखा हुआ इनकम का क्राइटेरिया। इसमें देखा है 69 तक मिलेंगे 850 रुपए, और 70 में मिले कितने, 1,500। और उसके बाद देखो ट्रांसजेंडर पेंशन, ये बड़ा अच्छा काम किया हिमाचल में, क्या है, ट्रांसजेंडर पेंशन। तो 69 तक कितनी मिलेगी, 850, और 70 से ऊपर कितनी मिलेगी, 1,500। अब देखो 3 स्कीम है लगातार, तो 3 स्कीम मैंने सबसे पहले रखी, इंदिरा गांधी के नाम से है, और तीनों किसके लिए है, बीपीएल के लिए, ठीक है ना। तीनों ही इंदिरा गांधी के नाम से है, और तीनों स्कीम है बीपीएल के लिए। तो देखो जी, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, वही 60 साल तक के लिए 850, और 70 साल तक के लिए 1,500। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, तो अब इसकी पूछते हैं एज कितने, किस किस ग्रुप को दी जाती है, 40 से लेकर 79 तक। देखो 40 से नीचे क्या स्कोप बनता है, मैरिज का, और 79 में तो देखो डेथ होनी है फिर पति की, है ना। तो इसमें कितना रख दिया, 1,200 रुपए। इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड, तो किसके लिए, 18 to 79 ईयर ओल्ड हैविंग 80% ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी, पर कहां से होना चाहिए, अलॉन्ग विद बीपीएल, कितना मिलेगा, 1,500। नेक्स्ट है जी शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर क्या है, देखो शेड्यूल ये बोल रहा है कि शेड्यूल कास्ट को बेनिफिट कैसे मिलता है। अगर मान लो एक गांव है ना, वो तो है हिमाचल में, एचपी में, पर वो गांव मान लो है ट्राइबल एरिया में, कहाँ पे, किन्नौर में, पर उस गांव में कुछ लोग क्या है, एसटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस गांव को तीनों बेनिफिट मिलेंगे। उस गांव में एक स्कीम कहां से आएगी, जनरल वाली, दूसरी कौन सी आएगी, एसटी वाली, तीसरी कौन सी आएगी, एससी वाली, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि अब ये क्या है कि जो हमारा बनता है ना, एनुअल प्लान बनता है सरकार का, अब उसमें क्या करती है सरकार, एक बनता है जनरल प्लान पूरे के लिए, एक बनता है किसके लिए, एसटी के लिए सब प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और एक बनता है सब प्लान किसके लिए, एससी के लिए। अब जो एससी के लिए है ना, दो ये क्या बोल रहा है कि जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंदर तो आएगा अलग से, तो इनके लिए कितना फंड दिया जाता है,
25% of the total state development fund allocation is embarked to the schedule caste development plan. अब ये फिगर याद रखना आपने। तो जितना हिमाचल का आता है ना प्लान करके जो आता है पैसा, उसका 25.19% किसके लिए जाता है? एससी के लिए। इतना पैसा जाता है एससी के लिए, ठीक है जी। अब है जी कुछ स्कीम्स यहाँ पे जो किसके लिए है? एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। अब देखो जी, जैसे मैंने बताया ना, मोटिवेशन थोड़ा सा पैसे से देना, एक्सेप्टेंस करवाना। अब इंटरकास्ट मैरिज, जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा उसको कितने मिलेंगे? 50,000 रुपए, ठीक है जी। स्वर्ण जयंती शहरी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, हाउसिंग सब्सिडी, एससी एसटी के लिए क्या मिलता है? 1,50,000 रुपए किसके लिए? घर बनाने के लिए। बट उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? लेस देन 35,000। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज। अब एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, स्पेशली एबल्ड, विडो, उनको मिलता है जिनकी इनकम 2 लाख से कम हो, और 1300 पर मंथ, 1350 पर मंथ, और 1500 किसके लिए? स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए, ताकि वो क्या सीख ले? ट्रेनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड अलाइड एक्टिविटीज। और 6 मंथ प्लेसमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। 6 मंथ की प्लेसमेंट भी दी जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड 15 पर मंथ पर कैंडिडेट इज प्रोवाइडेड एंड 1800 पर मंथ फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल। तो ये स्कीम है। फिर है जी फॉलोअप प्रोग्राम। इसमें क्या बोल रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी हुज एनुअल इनकम डजंट एक्सीड फ्रॉम 35 फ्रॉम पर एनम आर गिवन 1300 परचेज टूल ऑफ कारपेंट्री, वेविंग, लेदर वर्क एंड 1800 फॉर स्विंग मशीन। अब ये पता क्या बोल रहा है कि फॉलोअप प्रोग्राम का, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि फॉलोअप प्रोग्राम किसके लिए है। अब जिन लोगों को लगता है ना कि उन्होंने अपना काम करना है, काम किस में करना है? उन्होंने कारपेंट्री में काम करना है, लेदर वाला काम करना है, सिलाई बुनाई वाला करना है। जिनको सिर्फ काम करना है उनको मिलना है 1300 रुपये। जिन्होंने सिलने वाली मशीन भी लेनी है उनको कितने मिलेंगे? 1800 रुपये। अब एक स्कीम है ये, देखो ना, आपने सुना ना, एक हिमाचल में बड़ा चला भी था अभी, ये पूछे बड़ा मुद्दा, स्वर्ण स्वर्ण जो आयोग था ना, जो डिमांड रखी थी, उन्होंने, जो स्वर्ण आयोग वाले जो लोग थे, उन्होंने एक शव यात्रा भी निकाली थी, आपको याद होगा ना, हरिद्वार ले गए थे वो। तो वो थी इस एक्ट के अगेंस्ट, कंपेंसेशन टू विक्टिम ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कब का? ये 1989 का, 1989 का एक्ट है ये। इसमें ये होता है कि देखो आपने पीछे ये लॉ है ये ना, इस लॉ में 2-3 चीजें है ना। एक तो क्या है? विदाउट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। जब कोई केस होता है ना, क्या होता है? पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। विदाउट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? सेकंड पार्ट, अरेस्ट। और साथ में क्या होगा? नॉन बेलेबल। तो अभी पीछे इस पे ना एक लॉ आना था, इस पे, इसको हटा नहीं रहे थे, इस पे चेंज आना था। इस पे चेंज पे 3 बातें लिखी थी कि एक तो क्या करे, अगर किसी ने एलिगेशन लगा दी किसी के ऊपर, तो पहले क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल लेवल पे क्या होनी? प्राइमरी या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा? अरेस्ट। और अरेस्ट के बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद एक प्रोविजन बेल होने वाला। तो इसमें क्या है कि इस एक्ट को इतना अच्छा बना, इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है ताकि कभी भी एससी एसटी के साथ एट्रोसिटी ना हो। अब प्रॉब्लम क्या थी? कुछ कुछ चीज ऐसे होने लगी थी बीच में कि इसकी इस एक्ट की आड़ में कई बार क्या होती थी, जो अपनी पर्सनल दुश्मनी है ना, वो हो जाती थी। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक ऑफिस है। अब ऑफिस में क्या है, मान लो अपर यहाँ पे बैठ गया कोई, कौन से जो 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 जनरल कैटेगरी में है, और इधर बैठ गया कोई एसटी कैटेगरी वाला बंदा या एससी कैटेगरी वाला, है ना। तो इसकी जो एनुअल जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, होता है ना, एसीआर बोलते हैं उसको ना, जो लगती है इंक्रीमेंटल में, प्रमोशन में। तो हर एक बंदे की एसीआर कौन लिखता है? इमीडिएट ऊपर वाला। किसकी लिखता है? नीचे वाले की। अब इस बंदे को हमेशा क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता था ये, अब देखो एक बंदे ने अगर मान लो ऊपर उसकी गलत लिख ली,
नीचे वाली तो क्या हो गई, रुक गई प्रमोशन। अब रुक गए तो इसके इसके इसको गुस्सा चढ़ गया अब इस पे, किस पे, ऊपर वाले पे, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई। अब क्या हो जाएगा भाई साहब के पास, क्या हो सकता है। हाँ, तो इससे ना जो कुछ चीजें ऐसी होने लगी थी ना कि एक वर्क कल्चर सही नहीं बन रहा था, और कई कई जगह ये सही भी है, क्योंकि क्या होता है कि अब दूसरी बात क्या थी, कई बार जो ऊपर अपर वाला बैठ गया वो कभी नहीं चाहेगा कि लोअर वाला भी थोड़ा ऊपर आ जाए, तो कई बार ये भी गड़बड़ करता है, समझ रहे ना बात को। तो ऐसी चीजें क्या है कि इन चीजों की वजह से थोड़ी थोड़ी चीजें दोनों तरफ से गलती क्या है, दोनों की होती है ना, जरूरत नहीं कि एक साइड हमेशा सही रहेगी। पर एट्रोसिटी जब होती है बड़े लेवल पर, उसमें तो कई बार एससी और एससी के पूरे पूरे गांव उखाड़े जाते हैं, है ना, तो उन केस में बड़ा जरूरी था ये। अब इसमें क्या बोली गवर्नमेंट, रिलीफ जिनके साथ एट्रोसिटी हुई होगी उनको कितना मिलेगा, 85,000 से लेकर कितना, 8.25 लाख इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये मिल गया उनको जिनके साथ एट्रोसिटी हुई है एज ए कंपनसेशन, और जिन्होंने की है उनको क्या मिल गई, पनिशमेंट। ठीक है जी। तो ये काफी रहता है हिमाचल में, इस साल ज्यादातर रहा है ये। असिस्टेंट टू सिविल सर्विसेज कोचिंग, तो 30,000 रुपये तो सबके लिए, वैसे जनरल के लिए है। अगर यूपीएससी का प्री किसी का क्लियर होगा ना प्रीलिम्स, तो मेंस की तैयारी करने के लिए सरकार कितने देगी, 30,000 रुपये, पर ये एचएस के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना। स्पेशली एबल्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो 40% जिसकी मेडिकल है उसको मिलेंगे अब कितने, 3,750 रुपये पर मंथ, जो कि पहले 625 थे। द ऑल कैटेगरी चिल्ड्रन ऑफ हैविंग स्पेशल एबिलिटी 40% स्कॉलरशिप हैज बीन गिवन, स्कॉलरशिप कितनी गिवन टू, हाँ इसको 625 कितने कहते हैं, 3,750 पर मंथ फॉर डे स्कॉलर्स। और जो क्या है 1875 से कितना 5,000 पर मंथ फॉर बोर्डर्स, जो कौन है, हॉस्टलर। फिर है जी मैरिज ग्रांट टू इंडिविजुअल मैरिंग विद स्पेशल एबल्ड पर्सन। अब स्पेशल एबिलिटी में कोई मर्द होगा तो औरत को मिलेंगे, अगर मर्द क्या हुआ फिजिकली हैंडीकैप हो तो किसको पैसे मिलेंगे, जो उससे मैरिज कर रहा है ना। तो दोनों को बेनिफिट है ये। तो अगर कोई ऐसे इंसान से मैरिज करता है जिसका मेडिकली कितना रिपोर्ट है 40 to 69%, उसको मिलेंगे 25,000, और जिसके 70% से ऊपर है उसको कितने मिलेंगे, 50,000। अवेयरनेस क्रिएशन एंड ओरिएंटेशन, द बजट प्रोविजन कितना 7 लाख रुपए का किसके लिए लगा दी सरकार ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या बोल दिया कि तुम क्या चलाओ, अवेयरनेस प्रोग्राम। फिर है जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो 40% स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनको क्या देती है गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फंड देती है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये याद रखना, ये क्वेश्चन प्री पूछता है कि जो स्पेशल नीड वाले लोग हैं ना, देखो यहाँ पे क्या है, टू इंस्टीट्यूशन ढली एंड सुंदरनगर has been set up in the state for providing education and vocational rehabilitation services to visually and hearing impaired लोग, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए कहां पे दिया है, ढली एंड सुंदरनगर में। और स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अंडर ग्रांट्स आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर मैपिंग स्कीम्स फ्री बोर्डिंग लोडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू 158 इनमेट डिफरेंट आश्रम्स of the state 5,500 पर मंथ। अभी क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर एम्प्लॉयर मैपिंग स्कीम है ये। अब उसमें क्या करना, जो आश्रम है ना, अब देखो ना बहुत सारे आश्रम है हिमाचल में, उन आश्रम के बच्चों को कितना मिलेगा, 5,050 पर इनमेट पर मंथ। तो उसके लिए कुछ उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा, तो ये देख लेना। नेक्स्ट है स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये भी याद रखने भी क्वेश्चन बनता है, कहाँ पे ये, एक है हमीरपुर में और एक है धर्मशाला में। तो देखो दो सेंटर आ गया ना, एक आ गया विजुअली एंड हियरिंग इंपेयरिंग लोगों के लिए, उनके लिए ढली एंड सुंदरनगर में विजुअली और हियरिंग के लिए, और एक है किसके लिए, स्पेशल एबिलिटी रिहैब सभी के लिए, वो कहां पे है,
हमीरपुर एंड धर्मशाला। नेक्स्ट है हाफ वे होम्स फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर मेंटली। इसका मतलब क्या होता है हाफ वे वाला? हाफ वे पता क्या होता है? देखो ना, जैसे एक बात बताऊं मैं, जैसे हॉस्टल है मान लो, जहाँ हॉस्टल में क्या होता है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना वो पूरी तरह से फ्री है, ठीक है ना। अब चाहे उन्होंने सोना है, चाहे उन्होंने डांस करते रहना अंदर पूरी रात, क्योंकि वो फ्री है। अब एक बंदा क्या होगा, मेंटली इल होगा। अगर वो 2 घंटे से ज्यादा नाच रहा है तो फिर गड़बड़ा है कुछ, है ना। या तो 2 घंटे से ज्यादा सो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर क्या रखना पड़ेगा, चेक। तो हाफ वे हाउस वो होता है, आधी उसको मिलती है फ्रीडम 50%, एंड 50% क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। लग रहा है पता क्या बोला मैं? क्योंकि अब पागल आदमी थोड़े ऐसा छोड़ सकते खुला। तो इसलिए तो असल में क्या हुआ, वो एक हिसाब से वो हॉस्पिटल हुआ, एक हिसाब से वो रिहैब सेंटर हुआ, एक हिसाब से वो हॉस्टल भी हो गया, है ना। और जहाँ पे क्या मिलती है, एक साइकोलॉजी की काउंसलिंग मिलती है। तो ये इसलिए इसको बोला जाता है। तो एक ये भी है हिमाचल में, 2 हाफ वे हाउसेज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अभी बनाए हैं 2। और नेक्स्ट है जी विमेन के लिए। तो आप 3 पॉइंट है ये, 3-4 पॉइंट है ये, सारे आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आंसर आप सीधा लिख सकते हो, है ना। वुमेन के ऊपर तो क्वेश्चन, चिल्ड्रन एंड वुमेन। देखो ना 3 चीजें हैं यहाँ पे जो आपके सिलेबस में लिखी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, यही सारा लिखना है आपने, एक। और 2 चीजें लिख रही है आपने और इसके साथ ही लिखी है, एक है डिजीज और एक है हंगर, डिजीज एंड हंगर। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, ये सारा कवर कर रहा है सिलेबस का पार्ट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, हाँ 3 है इसमें, डिजीज हंगर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये लिखा है, चेक कर लो सिलेबस, ये क्लियर लिखा हुआ है, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, और साथ में क्या लिख लिया, डिजीज हंगर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो चैप्टर है ना, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस पूरे को कवर करता है। तो स्कीम कौन कौन सी है इसमें? सबसे पहले है वुमेन स्टेट होम मशोबरा। मशोबरा बताना आपको, कहाँ पे? शिमला में। अब जो औरत जिसके पास घर नहीं है, फूड नहीं है, क्लोथ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, जो जैसे किसी को घर से निकाल दिया, है ना, किसी को बड़ी जरूरत है कि उस पर अटैक न हो जाए, है ना, तो उनको कहाँ पे रखा जाता है? इस सेंटर में। जैसे कई बार होता है, जैसे गुड़िया वाला केस नहीं हुआ था, उसमें एक नेपाली बंदा था, बाद तो शायद मार दिया था उन्होंने, पुलिस चौकी जो मरा था बाद में। तो उसकी जो वाइफ थी, तो वो भी कहाँ रहती थी? यहीं पे रहती थी। कई बार होता है ना, जैसे मान लो किसी का फादर था, वो चला गया जेल में, अब बचे कौन? वाइफ और उसकी बेटी। तो कहाँ रह गए वो? तो वो कहाँ रह गए? इस सेंटर में। तो ये बड़ा अच्छा काम करता है वैसे, ये मशोबरा में है। अब जिस दिन वो लड़की बाहर निकलेगी, औरत बाहर निकलेगी, अगर तो निकलेगी वैसे ही तो देगी सरकार 25,000 रुपये। अगर बोलेगी मैंने बाहर जाके मैरिज भी करनी है तो कितने देंगे? 51,000 शगुन दिया जाएगा, 51,000 का, ठीक है ना। फिर है वन स्टॉप सेंटर। अब वन स्टॉप सेंटर समझ लो क्या बोला मैंने आपको, इसमें जहाँ सब कुछ ही मिल जाए। तो इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेस रूफ। तो यहाँ पे सब मिलेगा, इमीडिएट इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी एक्सेस मिलेगी, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग, एक ही छत के नीचे। तो वन स्टॉप सेंटर हैज बीन सेट अप इन हेडक्वार्टर ऑफ द ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या है? एक सेंटर है। नेक्स्ट है महिला शक्ति केंद्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम करता है, ये ब्लॉक लेवल पे है ये। और एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और इसमें ना, इसमें कौन रोल प्ले करता है? स्टूडेंट वॉलंटियर्स। सरकार ने क्या किया, स्कूलों में जो स्टूडेंट होते ना, कॉलेज वगैरह के, उनको काम दिया जाता है, तुम जाओ और वुमेन को एम्पावर करो, उनको समझाओ किसके बारे में, एम्पावर ऑफ रूरल वुमेन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जिससे क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद है सक्षम गुड़िया बोर्ड। अब जो सक्षम गुड़िया बोर्ड है ना,
इसका काम पता क्या है? पॉलिसी बनाने में हेल्प करना किसकी? सरकार की। ज्यादा फोकस किस पे किया गया? पॉलिसी बनाने में फॉर गर्ल चाइल्ड। और adolescent girl acts rules policy and program related to safety and security to the review of the implementation of the various program being run by the different department for upliftment and empowerment of the protection of the crime against child। तो यहाँ पे एक है गुड़िया बोर्ड, एक है गुड़िया फंड, एक है गुड़िया हेल्पलाइन नंबर। तीन बातें आप इकट्ठे देखने इसके अंदर। गुड़िया बोर्ड क्या किसमें काम करेगा? पॉलिसी बनाने में। और गुड़िया हेल्पलाइन नंबर किसमें काम करेगा? अगर किसी को जरूरत पड़ती है। और एक क्या है? गुड़िया फंड। तो तीन चीजें सर उसमें एक लिखा है, तीन चीजें गुड़िया के नाम से, गुड़िया बोर्ड, गुड़िया हेल्पलाइन नंबर और गुड़िया फंड। अब नेक्स्ट है जी स्कीम्स। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 43 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स है। बस इसको इतना ज्यादा, क्योंकि कौन कितना कौन ही पूछेगा, बस इतना ज्यादा 43 है। मुख्यमंत्री बाल उधार योजना, अब इसमें क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय चिल्ड्रन आफ्टर बीइंग लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स। जो आश्रम होता है ना, आश्रम, उनको छोड़ने के बाद 18 साल पूरा करने के बाद सरकार कुछ उनको हेल्प करेगी आगे हायर प्रोफेशनल एजुकेशन में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री बाल उधार योजना। अब क्वेश्चन पता क्या आएगा? मुख्यमंत्री बाल उधार योजना किसके लिए है? कौन से बच्चे जो कहां से जा रहे हैं? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से बाहर जाने के बाद, 18 साल पूरी करने के बाद उनको सरकार हेल्प करेगी उनकी हायर एजुकेशन में। उसके बाद है बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फोस्टर केयर प्रोग्राम। इससे पता क्या बोला गया है? कोई बच्चे होते हैं ना जिनका कोई नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा। तो उसका जो अडॉप्ट करने वाला फादर होगा, पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, उनको मिलेंगे 2000 रुपए तो बच्चे पे खर्च करेंगे पर मंथ। 2000 रुपए पर मंथ बच्चे पे खर्च करेंगे। 5000 रुपए उसके अकाउंट में डालने पड़ेंगे बच्चे के, जो कि बाद में 18 साल के बाद यूज करेगा। तो एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए पेरेंट्स को कितने मिलेंगे? 7000 रुपए। तो 7000 में से क्या करना है उसने? 2000 खर्चना है और 5000 क्या करना है? सेव करना है। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। तो जिनके साथ कुछ इस तरह की एट्रोसिटी होगी, फिजिकल लेवल पर कोई अब्यूज हुआ होगा, रेप हुआ होगा, उसके लिए क्या है? रिस्टोर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी ऑफ माइनर विक्टिम। तो माइनर विक्टिम के सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिग्निटी को रिस्टोर करने के लिए सरकार क्या बोलती है? इनको देते कितने? 7500 पर मंथ इज प्रोवाइडेड। कब तक के लिए? ऑफ द एज ऑफ 21। तो 21 साल तक की एज के लिए कितने मिलेंगे? 75,000 रुपए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, जैसे मालूम इसका क्या एग्जांपल होता है? जैसे आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी किसके अंदर आती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें ज्यादातर ध्यान किसमें जाता है? उसकी न्यूट्रिशन पे। तो प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप होता है ना, सारा कुछ होता है वहाँ पे। आंगनबाड़ी हेल्थ चेकअप के लिए आता है। बल्कि अब तो बच्चों को जैसे पोलियो ड्रॉप्स वगैरह आंगनबाड़ी वाली जो होती है वर्कर्स, उनको ही काम में लगाते हैं इसमें। तो कितना है इसमें? 90 एंड 10% की रेशो है। 90% सेंटर खर्चेगा और 10% स्टेट। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और ये भी कहाँ पे है? आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलता है अभी। इसको भी आप कोई ऐसा कोई फैक्ट नहीं है इसके अंदर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये क्वेश्चन आता है प्री में। मुख्यमंत्री कन्यादान के अंदर के क्या लिखा हुआ है? इज बीइंग किसके लिए? गार्जियन ऑफ डेस्टिट्यूट गर्ल्स, जिसको मतलब बहुत ही कम इनकम है, जिसकी कितनी? 35,000 रुपए। इसको कितना मिलेगा? मुख्यमंत्री उसमें कन्यादान शादी का टाइम 51,000। तो इसका फंड पूछ लेते हैं, वैसे पूछा भी है क्वेश्चन में। तो कितना मिलेगा? 51,000 कौन देगी? सरकार। और एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस। अगर कोई वुमेन ये बोलती है कि मेरी इनकम 75,000 से 35,000 से कम है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने मिलेंगे? 5,000 रुपये। बताओ 5,000 रुपये को बिजनेस स्टार्ट होगा? विडो रीमैरिज स्कीम, अगर कोई विडो से रीमैरिज करेगा तो उसको कितने मिलेंगे? 50,000। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा पता क्या बोल दिया कि कोई एम ऑफ दिस स्कीम प्रोवाइड असिस्टेंट कितना? 6,000 रुपये पर चाइल्ड। पर कंडीशन ये है कि उस औरत के कितने होने चाहिए? 2 बच्चे। 2 बच्चों तक मिलेगा। और किससे होनी चाहिए? बीपीएल फैमिली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन टिल दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर एंड हुज फैमिली इनकम इज कितना? 35,000।
देखो जिसके 35,000 से कम इनकम है, बीपीएल है ना, और 2 बच्चों तक कितना मिल सकता है उसको, 6,000 पर चाइल्ड पर एनम। तो एक 6 साल 6,000 रुपये कितने मिलेगा 1 साल के लिए, मतलब जिसके 2 बच्चे तो कितने मिलेगा 12,000 रुपये। कब तक मिलता रहेगा 18 साल तक। उसके बाद है विशेष महिला उत्थान योजना। तो विशेष महिला उत्थान योजना में क्या बोल दिया, द स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। जिसके साथ फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज होगा उनके लिए है। दिस इज प्रोवाइडेड टू स्पेंड 3,000 per month and test fee of ₹8 per training। तो 800, तो 300 कितने किस पे खर्च कर जाएगा पर मंथ 3,000 एंड अ टेस्ट फी ऑफ 800 पर ट्रेनिंग। तो जो उसके टेस्ट वगैरह फी लगती है वो कितना है 800 रुपये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अब यहाँ पता क्या बन सकता है क्वेश्चन, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट बच गई सिर्फ, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। बस यहाँ पे ये नहीं याद करनी आपने, ये वाली कौन सी करनी है जहां पे नहीं है, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। देखो लाहौल स्पीति में तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि लाहौल स्पीति हिमाचल की नहीं, चंबा है, चंबा भी नहीं है। हाँ एक लाहौल, एक चंबा नहीं है, और कौन सी नहीं है, हाँ चंबा और कुल्लू, बस ये नहीं है, 4 ठीक है ना। और लाहौल स्पीति में बता रहा इसलिए भी नहीं है कि लाहौल स्पीति में क्या है, वहां पे इंडिया के लेवल पे चाइल्ड सेक्स सबसे ज्यादा है। वहां पे कितना है 1,013 है ना, हाईएस्ट है इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर स्टेट वाइज नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये है। तो इसमें क्या रोकना है, प्रिवेंटिंग जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन, जो पहले पता करता है ना कि क्या है, तो उसके लिए उसको रोकना है। नेक्स्ट है बेटी है अनमोल योजना, ये क्वेश्चन आता रहता है चेस में। अब बेटी है अनमोल में योजना में क्या है, देखो ये क्या है, अंडर दिस स्कीम पोस्ट बर्थ ग्रांट, जन्म के बाद कितना मिलेगा 21,000 जो कि पहले 12,000 था, और 2012-8-2021 में किया है बाय मर्जिंग द स्कॉलरशिप इनटू पोस्ट बर्थ ग्रांट कंपोनेंट फॉर 2 गर्ल्स ओनली, और कितनी गर्ल्स और किसके लिए है, बीपीएल के लिए। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि बेटी है अनमोल योजना किसके लिए है, फर्स्ट क्वेश्चन है बीपीएल के लिए, और दूसरा बनता है कि पैसा मिलता कब है, जन्म के बाद। अगर बेटी का जन्म हो गया ना तो बीपीएल फैमिली घर में अगर बेटी का जन्म होगा तो कितना देगी सरकार, 12,000 मिलेंगे देगी, है ना। और ये 2 गर्ल्स तक किया है। उसके बाद है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, इसकी हमेशा पूछते हैं एज, तो कितने साल की लड़की को मिलती है स्कीम, स्कूल एडोलसेंट गर्ल 11 to 14 years to back up formal schooling or bridge learning, improving their nutritional health status। और इस पे सरकार कितना स्पेंड करती है 90 and 10 के रेशो में, 90% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% देती है स्टेट गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और ये तो सभी के लिए ही है, 5,000 रुपये मिलते हैं जब कोई मदर बनने वाली होती है ना, तो 3 इंस्टॉलमेंट बनती है, एक मिलती है बर्थ से शायद पहले, एक शायद बर्थ के टाइम, और एक बर्थ के बाद में। तो ये सभी के लिए ऐसे भी ना, तो उसमें कितना पैसा मिलता है 5,000 रुपए के 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बनती है। तो एक इंस्टॉलमेंट आती है उससे जो न्यू बॉर्न होना उससे पहले। उसके बाद है जी सशक्त महिला योजना। अब सशक्त महिला योजना में क्या कवर एज, इसकी भी एज रखना याद, कितनी एज है इसकी 11 से 45, एंड फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। किसकी बात हुई यहाँ पे, रूरल वुमेन बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट एंड फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इनेबलिंग देम टू रियलाइज देयर राइट एंड डेवलप यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल। देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया है। सशक्त महिला स्कीम किसके लिए, एज 11 से 45, किसके लिए, रूरल वुमेन के लिए, ठीक है जी बात, इसके लिए रूरल वुमेन के लिए। और करना क्या है इसमें, जो उनको अवेयर करना है उनके राइट्स के बारे में, उनकी पोटेंशियल के बारे में। वन टाइम सीड मनी, तो एक बार कितने पैसे मिलेंगे 35,000 रुपये पर
सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट ब्लॉक is granted for income generating activity to make them self reliant and award money of 5,000 per child girl, 5 topper girls। ये पता क्या बोल रहे, देखो अगर तो उन औरतों ने इकट्ठे होकर काम करना है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए उनको सरकार कितने देगी एक बार में? 35,000 रुपए। और जो लड़कियां हैं 10+2 के बाद जो 5 टॉपर होगी ना, उनको कितने मिलेंगे? हर एक टॉपर को कितने? 5,000 रुपए। दो ऑप्शन दे दिए, एक तो क्या कर दो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में इकट्ठी हो जाओ तो हम आपको कितने देंगे? 35,000 रुपए। और दूसरे जो टॉपर्स होगी उनको कितने मिलेंगे? 5,000 रुपए पर चाइल्ड। उसके बाद है ट्रेंड इन सोशल सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन हिमाचल प्रदेश। अब ये भी डाटा थोड़ा अच्छा है कि सोशल सेक्टर में सरकार हम कितना पैसा खर्च करता है। तो अब याद रखना सोशल सेक्टर कौन सा है? एजुकेशन एंड हेल्थ और अदर्स। तो अब देखो जीडीपी का कितना करते हैं हम? 9.72%। देखो फिर से मैं बता रहा हूं कैसे काउंट करते हैं हम खर्चा। एक तो देखते हैं हम किसका परसेंट, किसका? टोटल जीडीपी का। तो जीडीपी तो है पूरा सब कुछ। एक देखते हैं किसका? टोटल एक्सपेंडिचर। किसका? एक्सपेंडिचर का परसेंटेज, कि सारा जो खर्चा किया उसका सिर्फ। तो जीडीपी का कितना गया? 9.72%। अब ये लिखा है एन इंक्रीज इन विटनेस अक्रॉस ऑल सोशल सेक्टर्स ड्यूरिंग द पीरियड्स फॉर एजुकेशन। कितना? 4। ये क्वेश्चन आप ये तो पक्के वाले कर लो स्टार लगा के, क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो एजुकेशन में कितना है? 4.72%। और हेल्थ में कितना है? 1.70%। इतना हेल्थ में खर्च करते हैं मूवी जीडीपी का। ठीक है जी बात। द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सोशल सर्विसेज आउट ऑफ द टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, अगर हम करेंगे पूरे एक्सपेंडिचर का, उसका कितना जाता है? 33.91%। 33.91%। क्लियर है बात? तो दो तरह की बात हो रही है। एक हम किस में पूछ सकते हो कि जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करता है। एक पूछता है कि टोटल खर्चे का कितना परसेंट है ये, है ना। अब ये जो नीचे दिया रखा है इसी को कंक्लूड क्या है। देखो ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि इसमें इतना फिगर कोई ना पूछेगा ना कोई कभी आता है। इधर वाला जरूरी है। और देखो एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज कितना? 9.72%। एजुकेशन में 4.72%। हेल्थ में 1.70। अदर में 3.90। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। अब आया एक्सपेंडिचर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी, 33.91%। एजुकेशन 16%। और हेल्थ 5, अदर 11। और लास्ट है जी एज परसेंटेज ऑफ सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज 48, ये 17 एंड अदर। ठीक है ना। लास्ट कोड है जी किताबें और कलम हर बच्चे की तकदीर बदलेगी, ज्ञान की ज्योति हिमाचल की तस्वीर बदलेगी। ठीक है जी। पता क्यों लिखे हुए ये चीज आप रख भी सकते हो, जैसे अभी पता ना ऐसे में काम करता है ये कोटेशंस, है ना। तो अगर आपको लिखना ही है, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि ऐसे लिखने आपने किसके ऊपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या क्वेश्चन आ गया कि हिमाचल इज एस्पायर्ड टू बी अ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एंड में क्या लिख लो, ये बात लिख लो। देखो ना छोटी छोटी चीजें यूटिलाइज करने, पता आपको इतना होना चाहिए कि पता मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ उसको। अगर आपने 2-3 बार पढ़ी होगी ना चीज, और अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गई वहां पे, आप बड़े धनी हो जाओगे। और लास्ट में अगर ये कोट लिख लिया आपने, चाहे आंसर है अगर तो ऐसे में लिखोगे फिर तो और बढ़िया बात बन जाएगी। अब इंडिया के लिए तो क्या करोगे आप, इसमें क्या डाल दो, हिमाचल डाल दो, है ना। क्या? हाँ, इसमें भारत की तस्वीर लिख लो हिमाचल की जगह। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे नहीं कि कोई सारी चीजें मजे की लिखी हुई है, थोड़ा इनको भी गौर किया करो। ठीक है ना। चलो जी, अब लास्ट टॉपिक है हमारे 14, 15, 16, ये हो गए कल सारे खत्म, क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है ये। तो कल हमारा सर्वे खत्म, और फिर हमारा रहेगा बजट। फिर बजट हम एक दिन में कभी भी कर लेंगे बीच में, या तो मंडे को कर लेंगे, अगर मंडे को तो फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे। ठीक है।
और हाँ, मैंने बताया था आपको टेस्ट होगा आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट, कब होगा? इसमें तो नहीं बोला था ना, अगले वाले में। तो अभी से आप पूरा तैयार हो जाओ, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट का एक कंप्लीट टेस्ट होगा। कब? नेक्स्ट बजट का, है ना। तो इससे क्या होगा, देखो एक तो आपका रिवीजन करोगे आप इस बहाने से, दूसरा आप टेस्ट में, टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अपने आप में एक कम्पैक्ट नोट्स है, फिर उसको आप फिर रिवाइज कर लो। तो इस बहाने से आप सब पूरा बजट एक बारी में हो जाएगा।